सोचिए एक ऐसे दस्तावेज के बारे में जिसमें सदियों पहले के राज्य का एक एक इंच जमीन का हिसाब हो। मतलब आज के इकोनॉमिस्ट भी हैरान रह जाएं। आज के इस गहन विश्लेषण सत्र में हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम राजस्थान के ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोतों के नोट्स को गहराई से समझेंगे। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है। साथियों, अपनी कल्पना में एक ब्लैक बोर्ड तैयार कर लीजिए। उसके टॉप पर लिखिए साहित्यिक स्रोत और उसकी 4 शाखाएं बना लीजिए। बिल्कुल। पहली शाखा संस्कृत साहित्य, दूसरी राजस्थानी, तीसरी जैन और चौथी फारसिया उर्दू साहित्य। तो क्या हम पहली शाखा से शुरुआत करें? फटाफट शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य की टेबल में जो पहला नाम है वो है जैनक भट्ट की रचना पृथ्वीराज विजय। अब यहाँ एक कैच है, ये सपादालक्ष और अजमेर के चौहानों का वर्णन तो करती है, लेकिन सिर्फ तराइन के युद्ध तक। यही वो पॉइंट है जहां एग्जामिनेशन में बच्चे फंस जाते हैं। पृथ्वीराज विजय तराइन के बाद की कहानी नहीं बताती। दूसरी तरफ जब रणथंभौर की चौहानों की बात आती है तो नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य सामने आता है। राइट, ये खिलजी की रणथंभौर विजय का बड़ा ही प्रमाणिक वर्णन करता है। अब इसके बाद आती है एक ऐसी रचना जो किसी कवि ने नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट ने लिखी है, मंडन द्वारा रचित राजवल्लभ। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प है। मंडन महाराणा कुंभा के राजशिल्पी थे, तो जाहिर है इसमें सिर्फ राजाओं की तारीफ नहीं होगी। इसमें तत्कालीन मेवाड़, वहां का सैन्य संगठन और स्थापत्य कला का पूरा जिक्र है। मतलब एक तरह से ये इंजीनियरिंग मैनुअल था उस जमाने का। और इसके तुरंत बाद नोट्स में जिक्र है अमर सागर का, जो पंडित जीवाधार ने लिखी है। ये राणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम के टाइम को दर्शाती है। बिल्कुल। अब हम दूसरी टेबल पर आते हैं जहां एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप छिपा है, एकलिंग महात्म्य। अगर सवाल आए कि इसकी रचना किसने की, तो ध्यान दीजिएगा, इसको शुरू महाराणा कुंभा ने किया था, पर इसे पूरा करने का काम कन्हा व्यास ने किया था। सही। ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने होंगे कैंडिडेट्स को। अगला नाम है अमर काव्य वंशावली। इसे रणछोड़ भट्ट ने लिखा है। मुख्य रूप से ये राज सिंह सिसोदिया पर है, लेकिन इसमें एक ऐसी डिटेल है जो हर जगह नहीं मिलती। अच्छा, वो क्या है? इसमें बताया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की उनके भाई शक्ति सिंह ने मदद की थी। ये छोटी सी डिटेल एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। वाह, ये बहुत जरूरी फैक्ट है। अब बीकानेर की तरफ चलते हैं। 16वीं सदी के बीकानेर को समझने के लिए सदाशिव भट्ट का राज विनोद बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन होती है। हाँ, क्योंकि सदाशिव के नाम से 2 ग्रंथ हैं, एक राज विनोद और दूसरा राज रत्नाकर। विद्यार्थियों, इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। विनोद का कनेक्शन बीकानेर से है और राज रत्नाकर का राज सिंह सिसोदिया से। रा से रत्नाकर, रा से राज सिंह। बस नेगेटिव मार्किंग से बच गए आप। ये ट्रिक सच में बहुत काम आएगी। अब देखिए, बीकानेर की बात करें तो 2 और मिलते जुलते नाम हैं। पहला जयासोम द्वारा लिखित कर्मचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम। ये बीकानेर के राठौरों और किले के निर्माण पर है। और दूसरा है वंशोत कीर्तनाकम काव्यम। बड़ा नाम है, पर इसे खुद कर्मचंद्र ने लिखा है। ये दोनों 16वीं सदी के बीकानेर से जुड़े हैं। गॉट इट। संस्कृत वाले सेक्शन के आखिर में आते हैं जगजीवन भट्ट का अजीतोदया। इसमें जसवंत सिंह और अजीत सिंह का मुगलों के साथ संघर्ष बताया गया है। और दूसरा है भट्टी द्वारा रचित भट्टी काव्य, जो 15वीं सदी के जैसलमेर का जीवन दिखाता है। तो ये थी दरबार की संस्कृति भाषा। पर रंगभूमि में कौन सी भाषा चल रही थी? यहां से हम एंटर करते हैं राजस्थानी साहित्य में। इसे हम गद्य यानी प्रोज और पद्य यानी पोएट्री में बांटकर पढ़ेंगे। तो पहले गद्य की बात करते हैं। इसमें ख्यात, वात, विगत, वंशावली, याददाश्त और बही जैसे रूप आते हैं, जिसमें ख्यात सबसे मुख्य है। और ख्यात का नाम आए तो मुहनोट नैन्सी को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते। मुहनोट नैन्सी की ख्यात डिंगल मारवाड़ी भाषा में जोधपुर का इतिहास बताती है। इनका जन्म 1610 में एक ओसवाल परिवार में हुआ था और मुंशी देवी प्रसाद ने तो इन्हें राजस्थानी का अबुल फजल तक कह दिया था। अबुल फजल मतलब इनका डेटा कलेक्शन उतना ही जबरदस्त रहा होगा। इन्होंने राजपूतों की 36 शाखाओं और पूरे राजस्थानी का इतिहास लिखा है। और इनकी दूसरी रचना मारवाड़ा परगानारी विगत, उसकी तो क्या ही कहने। हाँ, इसे सर्व संग्रह और राजस्थान का गैजेटियर भी कहा जाता है। वेट, यहाँ एक सवाल है। इसे बार बार राजस्थान का गैजेटियर क्यों कहते हैं एग्जाम में? इसमें ऐसा क्या स्पेशल डेटा था?
देखिए, गेजेटियर का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जमीन, आबादी, खेती, इन सब का बारीक हिसाब हो। नैन्सी ने उस जमाने में गांव, कुएं, आबादी का इतना सटीक डेटा लिखा कि उसे गेजेटियर ही कहना पड़ा। ये नोट्स में बहुत क्लियर लिखा है। अरे वाह। आगे बढ़ते हैं बाकीदास री ख्यात पर। जे जोधपुर के मानसिंह राठौर के दरबारी थे। इनकी ख्यात मारवाड़ी और डिंगल में है। इनका एक बड़ा फेमस गीत है, आयो अंग्रेज मुलखरे ऊपर। इस गीत में उस वक्त का माहौल साफ झलकता है। और जोधपुर राठौर राजवंश की एक कवीराजा की ख्यात भी है। लेकिन इसके बाद जो दयालदासरी ख्यात है ना, वो बहुत खास है। वो बीकानेर के महाराजा रतन सिंह वाले दरबारी, राइट? हाँ, इस ख्यात में एक बहुत बढ़िया डिटेल है कि राठौर सिंह ने अपने सामंतों को ले जाकर कन्यावध रोकने की प्रतिज्ञा करवाई थी। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था उस जमाने का। और इस कन्यावध रोकने वाली प्रतिज्ञा का जिक्र नागौर के मुंडियारी ख्यात में भी आता है, जिसे राठौरों की ख्यात भी कहते हैं, राव सिंह से जसवंत सिंह प्रथम तक। और गद्दे सेक्शन के अंत में है जोधपुर री ख्यात, जिसे मुरारी दास ने 2 खंडों में लिखा है। इसमें राठौरों की उत्पत्ति से मानसिंह के काल तक का वर्णन है। तो कैंडिडेट्स, ये था गद्दे। अब आते हैं पद्य पर, यानी पोएट्री। और इसमें सबसे ऊपर आता है रासो साहित्य। बिल्कुल। पद्य में रासो, विलास, रूपक, प्रकाश, वचनिका, वेली, झमाल, झूलाना, दूहा और छंद आते हैं। पर रासो सबसे खास है। इन रासो ग्रंथों की भाषा समझें तो पिंगल और डिंगल दोनों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, पिंगल मतलब थोड़ी मीठी भाषा और डिंगल मतलब रणभूमि की कड़ी, वीर रस वाली भाषा। चलिए रासो ग्रंथों की लिस्ट याद करते हैं एक लय में। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो। इसे चंद बरदाई ने लिखा और उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया। ये पिंगल भाषा में है। इसमें 1 लाख छंद और 69 अध्याय हैं। और हाँ, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत इसी में दिया गया है। सही। इसके बाद बीसल देव रासो, जिसे नरपति नल्ह ने लिखा। ये बीसल देव और राजमती की प्रेम कथा है। फिर आता है शत्रुशाल रासो, दुंगरसी द्वारा लिखित, जो बूंदी के शासक पर है। अब यहां पर आकर अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। किस चीज में? इतने सारे रासो हैं ना, जैसे रतन रासो, प्रताप रासो और राम रासो। इनके लेखक आपस में मिक्स हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। इसकी एक ट्रिक है। रतन रासो कुंभकर्ण ने लिखा है, मारवाड़ का इतिहास। प्रताप रासो जचक जीवन ने लिखा, अलवर का इतिहास। इसे ऐसे जोड़िए कि प्रताप का जीवन संघर्ष था, तो जचक जीवन। और राम रासो माधोदास ने लिखा है, राम और माधो। सिंपल। बड़ी मजेदार ट्रिक है। आगे लिस्ट देखें तो काशी छांगानी का छत्रपति रासो है, बीकानेर के राव बीका से करण सिंह तक। फिर नरोत्तम का मानचित्र रासो है, जिसमें 1644 की मतीरे की लड़ाई और आमेर के मानसिंह प्रथम का जिक्र है। मतीरे की लड़ाई मतलब तरबूज के लिए युद्ध। उसके बाद है दयाल दास का रानो रासो, जो मेवाड़ मुगल संघर्ष बताता है। फिर जोधराज का हम्मीर रासो, हम्मीर देव और खिलजी की टक्कर। खुमान रासो दलपत विजय का, जो मेवाड़ वंशावली बताता है। और गिरधर आसिया का सगत रासो, जो प्रताप के भाई शक्ति सिंह पर है। सही। लिस्ट के आखिर में मुरादन सूरी का जसवंत रासो है, मारवाड़ पर। और नल सिंह का विजयपाल रासो करौली से जुड़ा है। सबसे एंड में खुशहाल कवि का लक्ष्मणगढ़ रासो है, जो अलवर के राव प्रताप सिंह और मोगल सेनापति नजफ खान की लड़ाई पर है। तो ये थी लड़ाइयों की बातें। अब आते हैं थोड़े शांत माहौल में, यानी ब्लैकबोर्ड की तीसरी शाखा, जैन साहित्य। जैन लेखकों की लिस्ट भरी भरकम है, पर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं ऊपर के 2 पॉइंट से। कक्कड़ सूरी का नवीनंदन जीर्णोद्धार, जो संस्कृत पद्य में है। और फिर से वही नयन चंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य, रणथंबोर चौहान शाखा वाला। यहां मैं विद्यार्थियों को एक एलिमिनेशन ट्रिक देना चाहूंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इन लेखकों के नाम के पीछे सूरी लगा है। एग्जाम में अगर जैन रचना आई और ऑप्शन ना समझ आए तो सूरी वाले ऑप्शन को चुनना समझदारी होती है। हाँ, ये काफी हेल्पफुल है। चलिए अब टेबल को एक एक करके देखते हैं। सोम सूरी ने सोम सौभाग्य महाकाव्य लिखा। समय सुंदर ने सिन्हल सूत्रा। मेरुतंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। और उद्योतन सूरी ने कुवलीय माला लिखी है। रुकिए, मैं भी कुछ नाम पढ़ देता हूँ। हरिभद्र की रचनाएं हैं समाराय चक्कहा, दुर्ताख्यान और यशोधर चरित। फिर राजशेखर का प्रबंध कोश है, जो एक वीरगाथा काव्य है। जयसिंह सूरी के 3 मेन ग्रंथ हैं, हम्मीर मद मर्दान, कुमारपाल चरित और धर्मोपदेश माला।
बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर हेमरत्न सूरी हैं, जिन्होंने गौराबंद, पद्मिनी चौपाई और यम कुमार चौपाई लिखी। भावुक ने हरी मेखला चौपाई और श्रीधर ने रणमल छंद और पार्श्वनाथ चरित लिखा। लिस्ट अभी बाकी है दोस्तों। वज्रसेन सूरी का भारतेश्वर बाहुबली घोर, हेमचंद्र सूरी का शब्दानुशासन और देशी नाम माला, और आखिर में लभोदया उपाध्याय की पद्मिनी चरित्र चौपाई। काफी लंबी लिस्ट थी, पर परीक्षा के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं ब्लैक बोर्ड की आखिरी शाखा पर, तुर्की, फारसी, उर्दू साहित्य और पुरालेखीय सामग्री, मतलब मुगल और बाहरी ताकतों के डॉक्यूमेंट्स। ये स्रोत इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये बताते हैं कि दूसरे तरफ के लोगों ने यहाँ के युद्धों को कैसे देखा। जैसे बाबर का तुजुक बाबरी खानवा के युद्ध का वर्णन करता है। निजामुद्दीन अहमद का तबकात अकबरी भी इसी कड़ी में आता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग नोट्स में जो है वो है अब्बास खान सरवानी की तारीख शेरशाही। ये गिरी सुमेल युद्ध में खुद मौजूद था और इसने दुर्गादास राठौर को श्रद्धांजलि दी है। एक दुश्मन की तारीफ करना ये ऐतिहासिक नजरिए से बहुत बड़ी बात है। एकदम। इसके आगे 4 ऐसी किताबें हैं जिनके नाम पढ़ने में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ईश्वरदास नागर की फुतुहत आलमगिरी, हसन निजामी की ताजुल मासीर, मिनहाजुस सिराज की तबकात नासिरी और अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह। अबुल फजल का अकबरनामा तो सबको याद ही रहता है। लेकिन इसके बाद जो किताब है उसने आज के सत्र की शुरुआत की थी, बदायूनी का मुंतखब उत-तवारीख। हाँ, नोट्स में इसके आगे ब्रैकेट में एक लाइन लिखी है, राजपूतों के रुधिर से रंगा। हालांकि हमें यहाँ ये समझना होगा कि ये शब्द एक कवि का वर्णन है जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। बिल्कुल। परीक्षा में हमें इस पर किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये तथ्य या कोटेशन किस किताब में है और किसने लिखा है। बदायूनी। सही कहा, निष्पक्षता बहुत जरूरी है। फारसी लिस्ट में आखिर के 2 नाम हैं, कालीराम की तारीख राजस्थान और ज्वाला सहाय की वाक़या राजपूताना। अब उस पार्ट पर आते हैं जहां बच्चे सबसे ज्यादा उलझते हैं, पुरालेखीय सामग्री यानी आर्काइवल टर्म्स। हाँ, वो प्रशासनिक शब्द। चलिए इन्हें रैपिड फायर की तरह सॉल्व करते हैं। अगर मुगल बादशाह कोई आदेश दे तो वो क्या कहलाएगा? वो होगा फरमान। और अगर कोई सरदार या शाही परिवार आदेश दे तो वो हस्बुल हुक्म बन जाएगा। वहीं अगर कोई महाराजा अपने से छोटे अधिकारी को आदेश दे तो उसे परवाना कहेंगे। सही। और अगर बादशाह के परिवार का कोई सदस्य किसी मनसबदार को अपनी मुहर लगाकर आदेश दे तो वो निशान कहलाता है। अब चिट्ठी पत्री की बात करते हैं। देशी शासकों या मराठों के बीच खत को खतूत कहते हैं। पर नोट्स में 2 शब्दों पर स्टार लगा है। हाँ, स्टार मार्क वाले जरूरी हैं। पहला है खरीता। जब एक राजा दूसरे राजा वो पत्र लिखे तो वो खरीता है। और दूसरा स्टार मार्क है रुक्का पर। ये राज्य के अधिकारियों के बीच का पत्र व्यवहार होता था। बिल्कुल। और एक शब्द है मंसूर। जब राजकुमार बादशाह की मौजूदगी में कोई आदेश निकाले तो उसे मंसूर कहते हैं। राज परिवार की डेली रूटीन को वाक्या कहा जाता था। और जब किसी आधीन राजा को जागीर दी जाती थी तो उस स्वीकृति को सनद कहते थे। आखिर में है बहियान, मतलब हिसाब किताब की डायरीज। मारवाड़ में इन्हें सिगौ खुजूर और जयपुर में अड़सट्टा कहा जाता था। अरे वाह, हमने तो पूरा सिलेबस ही यहाँ वर्बली डिकोड कर लिया। अब एग्जाम में से यहाँ से 2-3 प्रश्न तो पक्के समझो। इन नोट्स की सीक्वेंस और स्टोरीज अगर दिमाग में बैठ गई हैं तो नेगेटिव मार्किंग का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल मैम। पर जाते जाते मैं कैंडिडेट्स के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए, अगर ये ख्यालात रासो या फारसी दायरियाँ ना लिखी गई होती या इन्हें संभाल कर नहीं रखा गया होता तो क्या आज हम राजस्थान के शौर्य और इतिहास को इतने करीब से जान पाते? ये वाकई गहरा सवाल है। क्या इतिहास केवल विजेताओं की कहानी बनकर नहीं रह जाता? इन स्रोतों ने असल में हमारी जड़ों को जिंदा रखा है। खैर, इस पर विचार कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, इन नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा। बिल्कुल, रिवीजन ही कामयाबी की कुंजी है। अगले गहन अध्ययन सत्र के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले डीप डाइव में एक नए टॉपिक के साथ। तैयारी जारी रखिए। नमस्कार।